आगे बढ़ रहा हूं, दिल्ली चलना है। टीजर आया था कि अंदर की बात बताएंगे, बजट के अंदर की बात बताएंगे लक्ष्मण आज की एक्सक्लूसिव एक्सपोर्टर्स सेंट्रिक। जी बिल्कुल, दरअसल आज एक्सपोर्टर सेंट्रिक है और एक्सपोर्टर इस वजह से क्योंकि एक्सपोर्टर सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं, घरेलू बाजार में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा करते हैं, जिससे डिमांड भी आता है, कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो दरअसल सरकार एक्सपोर्टर के लिए 2-3 बड़े ऐलान इस बजट में कर सकती है। उन प्रस्तावों को लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल होता क्या है कि एक्सपोर्टर का बहुत ज़्यादा पैसा, पूंजी, कैपिटल सर्कुलेशन में रहता है, समय पर उनको मिलने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए सरकार एक्सपोर्टर्स के बीच लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। मिसाल के तौर पर उनका कुछ क्रेडिट आना बाकी है, कोई रिफंड आना बाकी है, तो वो आने से पहले उनके पास क्रेडिट के तौर पे पहुंच जाए, बाद में जब आएगा तो वो सेटल करेंगे। तो इस तरह कुछ उपाय कर सकती है एक्सपोर्टर्स के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा, एक्सपोर्टर्स को जो ब्याज कर्ज लेते हैं उस पर जो ब्याज चुकाना होता है, उस ब्याज की दर कम करने के लिए सरकार इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम शुरू की थी, जो 31 दिसंबर को खत्म हो गई है। तो जो मुझे सूत्र कह रहे हैं कि इस स्कीम को दोबारा से शुरू किया जा सकता है। इससे करीब 500 प्रोडक्ट इसमें शामिल है, उसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। और इसका फायदा ये होगा कि एक्सपोर्टर जो भी कर्ज लेंगे उस कर्ज पे काफी सस्ते ब्याज दर पे उनको ये कर्ज मिल सकेगा। और ये खासतौर से वैसे एक्सपोर्टर्स के लिए जहां पर रोजगार ज्यादा संख्या में मिलता है, या फिर जो छोटे मझोले एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है कि ये बजट एक्सपोर्टर्स के लिए विशेष तौर पर काफी कुछ देने वाला है। एक्सपोर्टर्स को ट्रस्ट देने की कोशिश होगी इस यूनियन बजट 2025 में। और लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव्स को सुन के लग रहा है इस बार का यूनियन बजट नॉन इवेंट नहीं होगा। लक्ष्मण बढ़िया तैयारी कर रही है ऐसा लग रहा है सरकार, है ना? हाँ बिल्कुल, इस बार नॉन इवेंट नहीं होगा और इसके पीछे वजह भी यह है कि अब आज दिल्ली चुनाव घोषणा होने जा रही है, ध्यान दीजिएगा। और फिर आने वाले दिनों में बड़े बड़े राज्यों में चुनाव भी होना है। लेकिन चुनाव से अलग हट के सरकार को इस बात का एहसास हो गया है, ग्राउंड पे वाकई काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस है, खासतौर से छोटे मझोले तबके के बीच में। तो उस डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए ज़रूर कदम उठाएगी, इस बात के ठोस संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दिल्ली में इलेक्शंस पे छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमें मुंबई में मिलती है, है ना? वैसे बजट तो हमारी है। हाँ, वैसे बजट कभी भी नॉन इवेंट नहीं होता है आशीष, कुछ ना कुछ तो इवेंट आता ही है बजट में। वो बड़े बड़े लोग आके सब बोलते हैं नॉन इवेंट ज़्यादा फोकस नहीं करिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हलचल रहेगी और सरकार हलचल यूज करेगी। बिल्कुल रहेगी। साल का सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है बजट, और इसके लिए हम रोज बिल्डअप कर रहे हैं। चलिए लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब कुछ स्टॉक से न्यूज़ एड्रेस करते हैं। सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं और शिल्पा जी से चार्ट चेक लेंगे। शिल्पा जी, चार्ट तैयार रखिएगा। कल्याण ज्वेलर्स पर शानदार अपडेट्स आए। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आपने बोला कि डेफिनेटली एक शानदार अपडेट हमें कल्याण ज्वेलर्स के अंदर देखने को मिला है। अगर इंडियन बिजनेस की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें साल दर साल 41% का एक अपसाइड देखने को मिला है, एंड ऑल थैंक्स टू फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन, बिकॉज इन्हीं की वजह से जो इनकी ग्रोथ है उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। अगर Q3 में हम सेम स्टोर सेल ग्रोथ देखें तो उसमें भी करीब 24% का इजाफा आया है, और साथ ही कंपनी ने 24 नए शोरूम को भी लॉन्च किया है। मिडिल ईस्ट बिजनेस की बात करी जाए तो ये भी एक अच्छा खासा नंबर उभर के आया है, यानी कि रेवेन्यू में हमें करीब 22% का उछाल देखने को मिला है। और कल्याण ज्वेलर्स ने अमेरिका में अपना पहला स्टोर भी खोल दिया है। बिल्कुल। शिल्पा जी, चार्टिकली कैसा लग रहा है स्टॉक? जी अनुज जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो ये 730 जोन्स पे ही एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और यहाँ पे अपसाइड टुवर्ड्स 800 है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है। आप 727 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं, और 1-2 दिन का मुझे लगता है वेटिंग पीरियड रहना चाहिए, जहाँ पे 780 से 800 आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। बहुत अच्छा चार्ट है। कल जरूर बाजार में जब मुनाफा वसूली आ रही थी, तगड़ा दबाव इस काउंटर में भी था, पर गजब का Q3 अपडेट है। देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है ये। अगला एक और अपडेट आया इन्फो एज का, और इन्फो एज रह रहे के मानस के रडार पर रहता है। नौकरी मानस, चार्ट आप रेडी रखो। कंचन, क्या अपडेट्स हमें इनके Q3 के? जी, नंबर्स यहाँ पे भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। स्टैंड लोन बिलिंग की अगर बात करी जाए तो करीबन 16% का इजाफा यहाँ पे आया है, 668 करोड़ ये नंबर उभर के आया है। अगर रिक्रूटमेंट सोल्यूशन बिलिंग की बात करी जाए तो ये भी हमें 15% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 494 करोड़ पे। साथ ही साथ जो 99 एकर्स की बिलिंग है, यहाँ पे भी करीबन 16% की ग्रोथ देखी गई है YOY बेसिस में, और ये नंबर उभर के आया है करीबन 103 करोड़ का। अगर रेस्ट ऑफ द सेगमेंट की तरफ नजर डाली जाए तो ग्रोथ वहां पे भी सॉलिड दिखाई दे रही है, यानी कि करीबन बिलिंग
होल्डिंग में 20% का इजाफा आया है, 71 करोड़ पे ये रजिस्टर किया गया है। तो नंबर्स तो अच्छे हैं। 15%, 16%, 20% की ग्रोथ अलग अलग चीज़ों में। हाँ, और इसका ऐसी मैं पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश कर रहा हूँ ग्रोथ कैसी है। रेवेन्यू का CAGR जो इन्फोएज का है वो 30% के आसपास का है, तो थोड़ा सा सब पार सा दिख रहा होगा। पर मानस बताएंगे चार्ट्स में समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। मानस, बढ़िया तरीके से अपन ने हमेशा इसको ट्रेड को मैप किया है, इन्फोएज कैसा प्लेस नजर आता है? देखिए, कल के मूव के बाद शायद एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल का जो पैटर्न है वो थोड़ा बेरिश है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉक बेच देना है। मेरे ख्याल से अगर कोई करेक्शन देखने को मिले और स्टॉक 8650 के आसपास आने की कोशिश करे, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है, तो वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। उस केस में आपको 8450 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेड लेना है, जहां आप 9000 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। एक चीज और मेंशन करूंगा, लॉन्ग टर्म चार्ट तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके पास समय 1 साल का है तो इस गिरावट को खरीदारी की तरह के मौके की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है वो टारगेट सेट करते हैं करीब करीब 11,000 का। तो 1 साल में आपको शायद 11,000 तक के टारगेट भी देखने को मिले, तो गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, गिरावट पर खरीदारी करने की राय रहेगी। अच्छा, इन्फोएज की बात हो रही है तो इन्फोएज के सम ऑफ द पार्ट्स में एक बड़ा मामला है जो जोमेटो में इनकी 12% की होल्डिंग है। तो एक बार जोमेटो को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस पर आज एक डाउनग्रेड आया है। श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी बिल्कुल, जेफरीज की रिपोर्ट आई है जोमेटो पर और डाउनग्रेड करके इसको होल्ड की रेटिंग दी है। साथ ही टारगेट प्राइस भी देखेंगे तो आप कट कर दिया गया है। 335 था पहले टारगेट प्राइस, उसको कट करके 225 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। देखिए, फर्म का मानना है कि 2024 जोमेटो के लिए काफ़ी शानदार साल रहा है। शेयर प्राइस डबल हो गया है, लेकिन अब एक साल ये कंसोलिडेट करेगा, उस फेज में दिखेगा, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक है कंपनी की, लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्विक कॉमर्स में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसका रिस्क दिख रहा है फर्म को। स्विगी ऑलरेडी अच्छे खासे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जेप्टो के IPO की तैयारी हो रही है, तो ये एक हीट जोमेटो को देखने को मिल सकता है। साथ ही नए प्लेयर की एंट्री, जैसा कि अभी मैंने कहा, उससे डिस्काउंटिंग की संभावना बढ़ जाती है, और अगर ज़्यादा डिस्काउंटिंग हुई तो मीडियम टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर खतरा बन सकता है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में देखेंगे आप तो फर्म ने ब्लिंकिट के एबिटा के फोरकास्ट को भी शार्पली कट किया है। तो कुल मिलाकर अगर कहें, निष्कर्ष निकाले, तो कंपटीशन एक बड़ा खतरा जेफरीज को जोमेटो के लिए लग रहा है। इस पूरी स्पेस के लिए है एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो बहुत ज़्यादा कुछ दमखम है नहीं, मौजूदा भाव से ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आता जेफरीज को, इसीलिए एक होल्ड का कॉल है। गौरांग सर, जोमेटो की स्विगी हम तो दोनों को बराबर का वेटेज देंगे, और मैं तो 50-50 कहने की राय दूंगा, क्योंकि देखिए, कवरेज जोमेटो पर बुनियादी दर पर है और हमारी खरीदारी की राय अभी भी बरकरार है। स्विगी पर जब IPO आया था तब खरीदारी की राय थी लंबी अवधि के लिए। तो मेरे ख्याल से पक्षपात नहीं करना चाहिए, दोनों ही दिग्गज है। हालांकि जहां तक पहुंच की बात है और ग्रॉस ऑर्डर की बात है तो जोमेटो का थोड़ा स्तर ऊपर है स्विगी के सामने, लेकिन दोनों ने ही टिप्पणियां करी हैं कि अपने कामकाज को और बढ़ाएंगे और छोटे मझौले शहरों तक भी लेके जाने की बात करी है, फूड डिलीवरी एज वेल एज ग्रोसरी क्विक कॉमर्स। तो हम तो दोनों को बराबर का तवज्जो देंगे। तो बराबर का तवज्जो, और गौरांग सर पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बाजार को संभालने की। आज तो शर्ट, टाई, पॉकेट स्क्वायर सब मस्त हरा हरा पहन के आए। अगला भारत फोर्ज। भारत फोर्ज क्या? भारत फोर्ज और कई सारे जो क्लास ए ट्रक्स के लिए कंपोनेंट सप्लाई करते हैं वो सारी कंपनीज रडार पे। कंचन, क्या अपडेट आ रहा है अमेरिका से? जी, नंबर्स अच्छे आए हैं। जो क्लास 8 ट्रक की सेल्स है वो हमें YoY बेसिस पे करीब 39% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है, और जो टोटल सेल यूनिट है वो है करीबन 30,000 यूनिट का। लेकिन मंथली बेसिस पे यहाँ पे एक स्लाइट यानी कि 2% का कट भी देखा गया है। मंथ ऑन मंथ फ्लैटिश और साल दर साल अच्छे आंकड़े। देखते हैं रिएक्ट करते हैं नहीं करते। तो आपको रामकृष्ण फोर्जिंग्स, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, GNA एक्सेल्स, भारत फोर्ज, ये सब रडार पे आएंगे, क्योंकि ये सब इन ट्रक्स के लिए एक्सेल सप्लाई करने का काम करते हैं। चलिए छोड़िए, देखते हैं रिएक्शन, उसके बाद एक्सपर्ट से चर्चा कर लेंगे कंटिन्यूस सेशन में। कंचन, ये महाराष्ट्र नेचुरल गैस के IPO का क्या अपडेट है भाई?
जी, तो बोर्ड ने बेसिकली महाराष्ट्र नेचुरल गैस के आईपीओ को मंजूरी दे दी है और जिसके जरिए कंपनी बेसिकली 1000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये जो MNGL हम बोल रहे हैं वो गेल का और साथ ही साथ IGL का एक जॉइंट वेंचर है। तो आईपीओ को मंजूरी मिल गई है, अच्छा खासा यहाँ पे हमें वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई दे सकती है इस कंपनी के लिए। बिल्कुल। गौरांग जी, इस स्पेस में डिसेंट मूव्स रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि थोड़ा इनको कुछ प्रायोरिटी दी जाए। महानगर गैस, IGL, गुजरात गैस, गेल, इन सब स्टॉक्स में आपके प्रेफर्ड पिक क्या होगी? तो देखिए, वैसे तो गैस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हमारी राय IGL, गुजरात गैस, पेट्रोनेट LNG और महानगर गैस, ये चारों पर हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन अगर मुझे एक या दो इसमें से कंपनी का चयन अगर करना हो तो मेरे ख्याल से MGL और IGL, इन दोनों को मैं ज्यादा महत्व देना चाहूंगा। ऑयल एंड गैस स्पेस की बात हो रही है तो लाइए ONGC को एक साथ निपटा दें। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट फिर से आती हुई। श्रेया, कौन सी ब्रोकर और क्या अपडेट्स? जी, ONGC पर CLSA की रिपोर्ट आई है, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है, अपग्रेड करके इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है। साथ ही टारगेट प्राइस की बात करूं तो 360 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आपको याद होगा 256 के आसपास था, वहां से 40% का अपसाइड पोटेंशियल पर्टुअल काउंटर में CLSA को नजर आ रहा है। देखिए, CLSA का मानना है कि ईस्टर्न ऑफशोर फील्ड से प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है, जिसका अच्छा खासा फायदा इस स्टॉक को देखने को मिलेगा और 2025 के अंत तक डोमेस्टिक गैस में 20% का इजाफा हो सकता है, साथ ही ऑयल में 10% की बढ़ोतरी संभव है। साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि गैस प्रोडक्शन बढ़ने से ब्लेंडेड गैस रियलाइजेशन बढ़ने की भी उम्मीद है। साथ ही अगर विंडफॉल टैक्स को हटाया जाता है तो ये एक एडेड ट्रिगर होगा कंपनी के लिए। साथ ही जैसे अनुज सर भी मेंशन कर रहे थे, 6% डिविडेंड यील्ड एक एडेड ट्रिगर है कंपनी के लिए। बढ़िया डिविडेंड यील्ड है, आगे अच्छी तेजी भी होगी तो डिविडेंड यील्ड कंफर्ट देगा, कैपिटल अप्रिसिएशन मिल सकता है आपको। 360 तक के टारगेट्स CLSA के। पिछले कुछ दिनों की चार्ट देख लीजिएगा, खूब बढ़िया तेजी इंजॉय कर रहा है ONGC और इंडिया दोनों ही। एक और इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट वो है Hyundai रिलेटेड। कवरेज आ गया किसी का क्या? जी, सिटी की रिपोर्ट आई है Hyundai पे और बाकी कॉल दी है, साथ ही टारगेट प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 2250 रुपये प्रति शेयर कर दिया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1800 के करीब था, वहाँ से 26% का अपसाइड पोटेंशियल काउंटर में नजर आ रहा है। लेकिन कारण क्या है? तो देखिए, एक तो ब्रांड का फायदा इस कंपनी को मिलता दिखेगा, साथ ही कंपनी अब नई मॉडल्स भी उतारेगी, काफ़ी ज़्यादा लाइंड अप है। साथ ही SUV में प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है और कंपनी अब प्रीमियमाइजेशन पर फोकस बढ़ाएगी और साथ ही वाइड सेल्स सर्विस नेटवर्क भी कंपनी को पुश करेगी कहीं ना कहीं, और न्यू प्लांट एक्सपेंशन वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। और कैपेसिटी एक्सपेंशन से वॉल्यूम में बूस्ट मिलेगा, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, साथ ही ट्रांजैक्शंस एक्सटेंसिव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के को लेकर भी रिस्क है। क्रेटा की EV जल्दी लॉन्च होने वाली है भाई साहब। जी, खैर, इसने सबको डिसअपॉइंट करा है, IPO के बाद से ठंडा ही रहा है, लेकिन ब्रोकरेजेस बनी हुई हैं अच्छे एग्रेसिव टारगेट्स के साथ। रह के ऐसे ही एग्रेसिव टारगेट्स आते रहते हैं। रखिए ONGC को, रखिए Hyundai या Hyundai मोटर्स को रेडार पे। कंचन, बाकी के सारे स्टॉक्स से न्यूज़। जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं NMDC की, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से एक प्रपोजल आया है कि NMDC और KIOCL की मर्जर की तैयारी कर रही है बेसिकली सरकार। अब इस मर्जर से बेसिकली आयरन और पैलेट का एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है। कि KIOCL की हम बात करें तो ये आयरन और प्रोडक्शन में और पैलेट के उसमें काफ़ी बड़ा की प्लेयर है, वाइल जो NMDC है ये भी अगर वन ऑफ द इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर का प्रोड्यूसर है। इसके अलावा बाकी के भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आज आपको अपनी रडार पर रखने हैं, जैसे कि कोल इंडिया, बिकॉज IREL के साथ कंपनी ने माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रिफाइनिंग के लिए एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट को साइन कर लिया है। कुछ और भी स्टॉक्स है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि पावरग्रिड कॉर्पोरेशन 2 इंटरेस्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की कंपनी ने बोली जीती है और ये बेसिकली बूट मॉडल है। बूट मॉडल होता क्या है? बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसका ये काम करने वाली है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बिकॉज यहाँ पे करीबन 2,500 करोड़ की NCD जारी की गई है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर। BPCL की हमने बात कर ली है। जाइडस लाइफ साइंस में एक अच्छा खासा हमें अपडेट देखने को मिला है, बिकॉज US FDA ने जाइडस लाइफ की US बेस्ड आर्म और जो इनकी फोर्ट्रेस बायो है Qtex 101 NDA
सीईओ को प्रायोरिटी रिव्यू की ग्रांट दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिले। और ये टाइम ड्यूरेशन की बात करी जाए तो ये है करीबन 6 महीने का। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, बिकॉज यूएस एफडीए ने कैप्लिन स्टेरलाइज को इनकी जो दवाई है उसके लिए एक अप्रूवल दिया, एक इन्होंने बेसिकली रोक लगाई है, बिकॉज इन्होंने कहा है कि यहाँ पे 483 जो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने उसको पास नहीं किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी स्टॉक्स है, जैसे कि नेस्को, यहाँ पे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पे वेसाइड एमिनिटीज़ के लिए ये हाईएस्ट बिडर बन के सामने आई है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको नजर में रखने हैं। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे, मुनाफे की तैयारी पूरी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का पहला सौदा।